हेलो। आज हम समझेंगे शॉक क्या होता है, कैसे होता है और ये इतना डेंजरस क्यों है। स्टार्ट करते हैं शॉक की डेफिनेशन से। शॉक इज अ लाइफ थ्रेटनिंग क्लिनिकल कंडीशन characterized by inadequate tissue perfusion resulting in insufficient oxygen and nutrients to the cell, leading to cellular dysfunction, organ failure and death if not treated immediately. शॉक एक जानलेवा कंडीशन है जिसमें बॉडी के टिश्यूज तक ब्लड कम पहुंचता है, जिसके कारण सेल्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते। सेल्स और ऑर्गन्स फेल होने लगते हैं और टाइम पर ट्रीटमेंट न लेने से पर्सन की डेथ हो सकती है। आगे देखते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है, बीमारी कैसे शुरू होती है, कैसे बढ़ती है और शरीर के अंदर स्टेप बाय स्टेप क्या होता है। पहले देखते हैं इनिशियल कोज। शॉक शुरू होता है किसी वजह से, जैसे जो पर्सन उसको ब्लीडिंग हो रही है, मतलब हेमरेज, एमआई, मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन, हार्ट अटैक आया है, सेप्सिस, एनाफाइलैक्सिस या न्यूरोलॉजिकल कॉज। इनमें से क्या कारण है, इन सब में क्या होता है, इनमें ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। अब मैं तुम्हें पैथोफिजियोलॉजी की स्टोरी के रूप में समझाती हूँ। टिश्यू परफ्यूजन कम हो जाता है, क्यों? क्योंकि ब्लड कम पहुंचता है। सेल्स को ऑक्सीजन कम मिलती है, सेल्स को ऑक्सीजन कम मिलेगी तो एनर्जी कम हो जाएगी। सेल एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं कर पाता, एनएरोबिक मेटाबॉलिज्म शुरू हो जाता है, लैक्टिक एसिड बनता है। एनएरोबिक मेटाबॉलिज्म से लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होता है, पीएच कम हो जाता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस बोलते हैं इसको। सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है, ठीक है। उसके बाद क्यों सेल मेम्ब्रेन क्यों डैमेज होगी? क्योंकि उसके पास एनर्जी नहीं है, एनर्जी कम आई है ना। फिर क्या होगा, सोडियम और पोटेशियम पंप फेल हो जाता है और सोडियम और पानी सेल के अंदर चले जाती है और पोटेशियम सेल के बाहर निकल आता है। सेल स्वेलिंग और सेल इंजरी होती है, एंजाइम और टॉक्सिन रिलीज करते हैं डैमेज होने के बाद। लाइसोसोम एंजाइम रिलीज होते हैं, टॉक्सिन सब्सटेंस ब्लड में आ जाते हैं, कैपिलरी डैमेज हो जाती है और कैपिलरी परमिटिविटी बढ़ जाती है। फिर क्या होता है, प्लाज्मा ब्लड से बाहर लीक होता है और पेरिफेरल पूलिंग ऑफ ब्लड होती है। फिर सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम और कम और ब्लड और घट जाता है। सीवियर टिश्यू हाइपोक्सिया हो जाता है, ऑर्गन फेल होने लगते हैं। जब ऑर्गन फेल होने लग जाएंगे तो मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम होने लग जाएगा, जैसे किडनी, लंग्स, हार्ट, ये सब फेल होने लग जाएंगे। लास्ट में क्या होता है, इनरिवर्सिबल शॉक। इनरिवर्सिबल शॉक क्या होता है, ट्रीटमेंट देने के बाद भी पेशेंट रिकवर नहीं कर पाता, फिर सेल की डेथ हो जाती है और जब सेल की डेथ हो जाएगी तो पर्सन की भी, पेशेंट की डेथ हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ शॉक। फर्स्ट है हाइपोवॉलेमिक शॉक। डेफिनेशन, शॉक कॉज्ड बाय लॉस ऑफ ब्लड और बॉडी फ्लूइड लीडिंग टू डिक्रीज सर्कुलेटरी वॉल्यूम। इसमें क्या होता है, बॉडी से ज़्यादा ब्लड और फ्लूइड निकल जाता है जिससे सर्कुलेटरी वॉल्यूम कम हो जाता है और ऑर्गन्स तक प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंचता। फिर बात करते हैं इसकी कॉजेस की। फर्स्ट आता है हेमरेज। हेमरेज क्या, ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। हेमरेज का मतलब क्या होता है, ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाना, जैसे कि ट्रॉमा, कोई एक्सीडेंट हो गया, सर्जरी, जीआई ब्लीडिंग, सीवियर डिहाइड्रेशन, बर्न, वॉमिटिंग एंड डायरिया। इन सब में क्या हो जाता है, फ्लूइड का लॉस होता है। फिर आते हैं साइन सिम्टम्स पे। इसमें है कॉल्ड एंड क्लिम्बी स्किन। इसमें जो स्किन है वो ठंडी और चिपचिपी स्किन हो जाती है। लो बीपी, रैपिड पल्स, थ्रस्ट, प्यास ज़्यादा लगती है, डिक्रीज यूरिन आउटपुट, जो यूरिन है वो कम आने लग जाता है, रेस्टलेसनेस, बेचैनी होने लग जाती है, घबराहट। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट के अंदर पहले क्या करना है, जो ब्लीडिंग हो रही है उसको कंट्रोल करना है, देन आईवी फ्लूइड देना है, उसके बाद में ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाना अगर ज़रूरत है तो।
फिर ऑक्सीजन थेरेपी देनी है और मॉनिटर वाइटल साइन एंड यूरिन आउटपुट मॉनिटर करते रहना है। सेकेंड टाइप है शॉक का कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक क्या होता है? शॉक ड्यू टू फेलियर ऑफ द हार्ट टू पंप ब्लड इफेक्टिवली। जब हार्ट ब्लड को प्रॉपरली पंप नहीं कर पाता, चाहे बॉडी में ब्लड की क्वांटिटी नॉर्मल क्यों ना हो। ठीक है, इसके कॉजेस क्या होते हैं? मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन, ये इसका मोस्ट कॉमन कॉज है, सबसे ज़्यादा सीवियर हार्ट फेलियर होता है इसमें। ठीक है, फिर एरेथमियाज जिसमें हार्ट रिदम डिस्टर्ब हो जाती है। कार्डियो मायोपैथी, इन सब में हार्ट की पंपिंग पावर कम हो जाती है इन सारे कॉजेस में। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी साइन एंड सिम्टम्स की। इसमें सबसे पहले होता है चेस्ट पेन होगा पेशेंट को, सीवियर हाइपोटेंशन, पल्मोनरी एडिमा होगा, लंग्स में पानी भर जाता है, साइनोसिस, जो लिप्स है अंगुलियां वो नीले पड़ जाते हैं, कोल्ड एक्सट्रीमिटीज, इसके अंदर हाथ और पैर दोनों ठंडे हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसकी मैनेजमेंट की। सबसे पहले पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं, उसके बाद में इनोट्रॉफिक ड्रग जिसमें डोपामिन और ड्यूबाटोमिन देंगे, डायरेटिक्स देंगे और ट्रीट अंडरलाइन कार्डिक कॉज एंड कार्डिक मॉनिटरिंग करेंगे। ठीक है, इसके अंदर अंडरलाइन कार्डिक कॉज के अंदर ट्रीट करो जैसे कि एमआई का प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है वैसे। नेक्स्ट बात करते हैं सेप्टिक शॉक की। सेप्टिक शॉक क्या होता है? शॉक कोज बाय सीवियर इन्फेक्शन लीडिंग टू वाइड स्प्रेड वैसोडाइलेशन। इसमें ये सीवियर इन्फेक्शन की वजह से होता है। इन्फेक्शंस के टॉक्सिन से ब्लड वेसल्स बहुत डायलेट हो जाते हैं जिसको वैसोडाइलेशन बोलते हैं, जो हो जाती है जिससे बीपी बहुत कम हो जाता है। और सिंपल तरीके से बताऊं तो इन्फेक्शन इतना ज्यादा हो जाता है कि पूरी बॉडी की ब्लड सप्लाई खुल जाती है और बीपी एकदम से कम चला जाता है। इसके कारण क्या हो सकते हैं, किस कारण ये मतलब हो सकता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन, निमोनिया, यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और सेप्टिसीमिया। सेप्टिसीमिया होता है ब्लड के अंदर इन्फेक्शन हो जाना, ब्लड इन्फेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स की। फर्स्ट आता है फीवर और हाइपोथर्मिया, या तो पेशेंट का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाएगा या बहुत कम हो जाएगा। नेक्स्ट है वार्म फ्यूज्ड स्किन। वार्म फ्यूज्ड स्किन, जो स्किन है वो अचानक लाल गरम और चमकदार दिखना, ये अर्ली स्टेज में होता है। हाइपोटेंशन, टैकीकार्डिया, एल्टर्ड मेंटल स्टेटस। फिर देखते हैं इसका मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, इसका जो ट्रीटमेंट का मेन गोल होता है इन्फेक्शन को कंट्रोल करना और बीपी को मेंटेन करना, क्योंकि जो सेप्टिक शॉक है इसके अंदर क्या हो रहा है, सीवियर इन्फेक्शन और बीपी अचानक से गिर रही है, तो पहले तो इसका ही ट्रीटमेंट करते हैं। मेन गोल यही होता है कि इन्फेक्शन को कंट्रोल करना है और बीपी को मेंटेन करना है। तो इसके अंदर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स देंगे, जो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी स्टार्ट कर दो। आईवी फ्लूइड्स, वैसो प्रेशर, नॉन इपिनेफ्रिन और ऑक्सीजन थेरेपी एंड मॉनिटर लैब्स करवाएंगे, सीबीसी और कल्चर। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनाफाइलेटिक शॉक। एनाफाइलेटिक शॉक क्या होता है? सीवियर एलर्जिक रिएक्शन होती है कोजिंग सडन वाइसोडाइलेशन एंड एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। एनाफाइलेटिक शॉक एक सीवियर ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शन है जिसमें सडनली होता है, जिसमें ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती है और एयरवे नैरो या ब्लॉक हो जाता है और साथ ही बीपी अचानक से बहुत कम चला जाता है, लो हो जाता है। इसके कारण क्या है? कोई ड्रग ले ली जैसे पेनिसिलिन, एनेस्थीसिया ड्रग, फूड की वजह से नट्स, सी फूड, इंसेक्ट, कोई इंसेक्ट बाइट कर गया, स्टिंग, ठीक है, लेटेक्स मतलब कि ग्लव्स, कैथेटर, इनकी वजह से। ठीक है, नेक्स्ट है इसके साइन सिम्टम्स क्या होंगे? डिफिकल्टी ब्रीथिंग, सांस लेने में दिक्कत होगी, स्वेलिंग ऑफ लिप्स एंड टंग, हाइपोटेंशिया, अट्रिकिया एंड विजिंग।
नेक्स्ट देखते हैं इसका मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के अंदर क्या करते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ये। पहले तो एडेलिन देंगे, ये फर्स्ट लाइन ड्रग है। फिर ऑक्सीजन थेरेपी यूज करेंगे, ये सपोर्टिव मैनेजमेंट होता है ऑक्सीजन थेरेपी से। एंटीहिस्टामिन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड प्रोवाइड करेंगे, देन एयरवे मैनेजमेंट करेंगे। ये सब क्या करते हैं, जो उसका बीपी लो गया है आईवी फ्लूइड देंगे। अगर बीपी बहुत लो चला गया है तो आईवी फ्लूइड भी उनको पेशेंट को दे सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूरोजेनिक शॉक। शॉक ड्यू टू लॉस ऑफ सिंपैथेटिक टोन लीडिंग टू वैसोडाइलेशन। इसमें नर्व का कंट्रोल चला जाता है और वेसल्स खुल जाती है और बीपी बहुत लो हो जाता है। ठीक है, इसके कारण क्या होंगे, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की वजह से, स्पेशली सर्वाइकल या अपर थोरेसिक, ठीक है, हेड इंजरी और स्पाइनल एनेस्थीसिया के कारण। साइन सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे, हाइपोटेंशन, ब्रेडिकार्डिया, वार्म एंड ड्राई स्किन, हाइपोथर्मिया। इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, सबसे पहले आईवी फ्लूइड लगाएंगे, ये सर्कुलेटरी वॉल्यूम के सपोर्ट के लिए। वैसो प्रेशर, ये क्यों देंगे, नॉन इपिनेफ्रिन और इसमें फेलिफिलिन देंगे। ठीक है, बीपीम को एट्रोपिन फॉर ब्रेडिकार्डिया, ये ब्रेडिकार्डिया के ट्रीटमेंट के लिए एट्रोफिन देंगे, मतलब एट्रोफिन ब्रेडिकार्डिया के ट्रीटमेंट के लिए देंगे। फिर स्पाइनल इमोबिलाइजेशन करेंगे, जिसके अंदर सर्वाइकल, कोलार, स्पाइनल बोर्ड के लिए, ये फर्दर इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं जनरल मैनेजमेंट ऑफ शॉक। इसका मैनेजमेंट ABCDE से अप्रोच होता है। सब शॉक का बेसिक रूल यही होता है कि पहले लाइफ को सेव करो, बाद में कोज ट्रीट करो, उसका क्या कारण है उसका ट्रीटमेंट दो। इसीलिए शॉक में ABCDE को अप्रोच फॉलो की जाती है। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले आता है एयरवे, ठीक है, सांस की नली। इसके अंदर क्या होता है, इंश्योर एयरवे पेटेंसी एंड सक्शन इफ नीडेड। इसमें देखो एयरवे ओपन है या नहीं, सबसे पहले तो ये देखना है। अगर वॉमिटस, ब्लड सिक्रीशन हो तो सक्शन करो। अगर एयरवे बंद हो गई है तो ऑक्सीजन लंग्स तक नहीं पहुंच पाएगी, तो सीवियर केसेस में एयरवे इंट्यूबेशन की जरूरत पड़ सकती है। सेकेंड है ब्रीथिंग, गिव ऑक्सीजन हाई फ्लो एंड मॉनिटर रेस्पिरेटरी रेट। इसके अंदर क्या करना है, हाई फ्लो में ऑक्सीजन दो, ठीक है, रेस्पिरेटरी रेट मॉनिटर करो और चेस्ट मूवमेंट और SpO2 चेक करते रहो। क्यों, क्योंकि शॉक में अगर शॉक में टिश्यूज को ऑक्सीजन कम मिलती है, इसीलिए एक्स्ट्रा ऑक्सीजन देना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है सर्कुलेशन, इसके अंदर IV असेस करना है, देन लार्ज बोन कैनुला, फ्लूइड रिसक्सिनेशन, मॉनिटर बीपी एंड पल्स। इसके अंदर क्या करते हैं कि आईवी को असेस करो, लार्ज बोन कैनुलेशन 16 to 18 को उसका, फ्लूइड रिसक्सिनेशन शुरू करो, नॉर्मल सलाइन देनी है और बीपी और पल्स मॉनिटर करने हैं। ब्लीडिंग हो तो कंट्रोल करो। क्यों, अगर शॉक में मेन प्रॉब्लम ये होता है कि जो पुअर सर्कुलेशन हो जाता है एंड लो बीपी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है डिसेबिलिटी, चेक कॉन्शियसनेस लेवल एंड GCS असेसमेंट। कॉन्शियस लेवल चेक करना है, GCS असेसमेंट चेक करना है और प्यूपल्स का रिस्पॉन्स देखना है। ब्रेन सबसे पहले हाइपोक्सिया से अफेक्ट होता है, ठीक है, तो लो GS है तो सीवियर शॉक का साइन है। अगर GCS अपना लो आया है तो मतलब सीवियर शॉक का साइन है ये। लास्ट आता है एक्सपोजर, मेंटेन बॉडी टेम्परेचर और प्रिवेंट हीट लॉस। इसके अंदर क्या करते हैं, पेशेंट को प्रॉपर एक्सपोज करके पूरी बॉडी चेक करो, इंजरी, ब्लीडिंग, रेसेस कुछ तो नहीं है उसके, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करो, हीट लॉस प्रिवेंट करो, उसको ब्लैंकेट, वार्म और फ्लूइड प्रोवाइड करवाओ। ठीक है, लास्ट अपन देखते हैं कॉम्प्लिकेशंस ऑफ शॉक। कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है शॉक के अंदर। कॉम्प्लिकेशन देखने से पहले हम ये जानते हैं कि कॉम्प्लिकेशंस शॉक के अंदर होती क्यों है।
तो शॉक में ऑर्गन्स को एडिक्वेट ब्लड और ऑक्सीजन नहीं मिलती। अगर शॉक टाइम पर ट्रीट ना हो तो इनरिवर्सिबल डैमेज हो सकते हैं। तो इसके अंदर फर्स्ट आता है एक्यूट किडनी डिजीज, एक्यूट किडनी फेलियर। इसके अंदर कैसे होता है कि शॉक है तो रीनल ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, किडनी को ऑक्सीजन नहीं मिलती और नेफ्रॉन डैमेज होने लग जाते हैं। ARDS, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स रिलीज होते हैं और लंग्स कैपेबलरीज लीक होने लग जाती है और एल्वलाई में फ्लूइड भर जाता है। मल्टी ऑर्गन फेलियर, इसमें क्या होता है, प्रोलॉन्ग शॉक के अंदर होता है सिस्टमेटिक हाइपोक्सिया, एक के बाद एक ऑर्गन फेल होने लगते हैं। लास्ट में डेथ, इसके अंदर अगर जब तक इन इरिवर्सिबल स्टेज में ना चला जाए तो सेल की डेथ होने लग जाती है और ऑर्गन फेल होने लग जाते हैं और बॉडी ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स देना बंद कर देती है। एट लास्ट, थैंक यू। अगर आपको शॉक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।